नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसके तहत जो राजपूत प्रशासन के बारे में पढ़, राजपूत प्रशासन के तहत जो हम सामंती व्यवस्था के बारे में जिक्र करें, सामंती व्यवस्था, इसकी अवधारणा, सामंती अवधारणा के बारे में हमने पढ़ा, जिसके तहत देखा हमने जो राजपूत शासकों के द्वारा जो शासन में सहायता हेतु जो सामंतों की नियुक्ति की जाती थी, सामंतों की अगर बात की जाए तो राजपूत शासकों के द्वारा अपने राज्यों को विभिन्न प्रांतों में विभाजित करते हुए और उन प्रांतों की जो बात की जाए प्रशासन की जिम्मेदारी किसे दी जाती थी, सामंतों को दी जाती थी। उन प्रांतों को जागीरें भी कहा जाता था। किस तरीके से सामंतों के द्वारा जो शासकों को शासन में सहायता की जाती थी और युद्धकालीन परिस्थितियों में हम देखते हैं कि सैन्य सहायता भी इन सामंतों के द्वारा की जाती थी। सामंत प्रणाली के बारे में हमने विस्तृत रूप से जाना, किस तरीके से जो राजपूत शासकों के द्वारा जो शासन में सहायता है तो इस प्रणाली को शुरू किया गया। मूलतः इसके इतिहास के बारे में, ऐतिहासिक जो परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो ये कब शुरू होती है, क्या होती है, इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती, लेकिन इसका जो अस्तित्व ज़्यादा हमें देखने को मिलता है मूलतः राजपूत काल के दौरान ही देखने को मिलता है। मध्यकाल के दौरान राजस्थान में बात की जाए तो राजपूत शासकों का ही क्या रहता है, शासन रहता है। सामंती व्यवस्था के बारे में हमने जाना, किस तरीके से जो सामंती व्यवस्था के तहत जो अपने भाई बंधु है, जो स्वजातीय है, कुलीय लोगों को क्या सामंत नियुक्त किया जाता था और यही सामंतों को जो विभिन्न प्रांतों की बात की जाए तो विभिन्न प्रांतों में शासकीय जिम्मेदारियां दी जाती थी, प्रशासनिक जिम्मेदारियां उनको दी जाती थी, राजस्व एकत्रण करने की जिम्मेदारियां उनको दी जाती थी। और शासक और सामंत के संबंधों के बारे में हमने बात की, जो भाई बंधुत्व के आधार पर इनके संबंध होते थे। अब हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में जो मुगल आधिपत्य के पश्चात जो अगर बात की जाए सामंत व्यवस्था है, जो उसमें क्या, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, मुगल आधिपत्य यानी मुगल संरक्षण में सामंत व्यवस्था में क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। सामंती व्यवस्था की बात की जाए तो मुगल संरक्षण में सामंती व्यवस्था में जो क्या क्या परिवर्तन आ जाते हैं, क्या क्या चेंजेज आ जाते हैं, अगर बात की जाए उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जो भारत में मुगल आधिपत्य कब जो स्थापित होता है, अगर बात की जाए 1526 ईस्वी में जो बाबर के द्वारा जो पानीपत के युद्ध में किसे पराजित किया जाता है, इब्राहिम लोदी को। अगर राजस्थान पे आधिपत्य की बात की जाए तो बाबर के समय राजस्थान पे पूर्णतः आधिपत्य नहीं हो पाता है। अगर बात की जाए हुमायूं के समय भी इतना आधिपत्य नहीं हो पाता, लेकिन अकबर के समय जो राजस्थान के अधिकतर जो राजपूत राज्यों पे मुगल आधिपत्य स्थापित हो जाता है। अब मुगल, एक तो हम देखेंगे मुगलों का जो यहाँ अधिकार, भारत में मुगल सत्ता स्थापित हो जाती है तो मुगल सत्ता का क्या सामंती व्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है और उसी प्रभाव के कारण सामंती व्यवस्था में क्या परिवर्तन आता है। और जब मुगल आधिपत्य की बात की जाए, राजस्थान के शासकों के द्वारा, जो राजपूत शासकों के द्वारा मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है तो सामंतों पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, सामंती व्यवस्था पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, मूलतः अगर देखा जाए मुगल आधिपत्य सत्ता स्थापित होने के पश्चात सामंत व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन, हमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। वो परिवर्तन कौन कौन से अगर बात की जाए तो मुगल बादशाह अकबर के द्वारा एक टीका लगाने की रस्म शुरू की जाती है। टीका लगाने की रस्म को आप समझने का प्रयास कीजिए। एक तो टीका वो वाला होता है जो हमने सामाजिक बुराइयों के तहत पढ़ा था, राजपूत जीवन पद्धति के तहत पढ़ा था। विवाह के दौरान जो टीका देने की प्रथा, जो वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को जो टीका दिया जाता है बहुमूल्य, वो टीका नहीं है। ये टीका जो ललाट पे जो किसी, अगर बात की जाए किसी शासक की मृत्यु होने के पश्चात जो मुगल बादशाहों के द्वारा जो उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति में हस्तक्षेप किया जाने लगता है और उसी दौरान जो राजपूत शासक किसी की मृत्यु हो जाती थी उसके पश्चात जो उसका उत्तराधिकारी कोई ज्येष्ठ पुत्र बैठता था या भाई बैठता था, बनता था, उसको टीका, ललाट पे टीका लगाने की रस्म शुरू की जाती है। और ये टीका स्वयं अकबर के द्वारा जो शुरू की जाती है ये प्रथा, जिसके तहत उसके द्वारा टीका लगाते हुए जो उसे उसका उत्तराधिकारी घोषित किया, यानी कि मुगल हस्तक्षेप यहाँ शुरू हो जाता है। आप देखिए कि राजस्थान में जो राजपूत शासकों, राजपूत राज्य में मुगल हस्तक्षेप शुरू हो जाता है। अब मुगल बादशाहों के द्वारा जो रुचि ली जाने लगती किसके, उत्तराधिकारी, और वे चाहते हैं कि उत्तराधिकारी किसी शासक का वो बने जो मुगलों का कृपा पात्र हो और मुगलों का विश्वास पात्र हो, ताकि मुगलों
का संरक्षण, जो मुग़लों की बात की जाए, मुग़लों के हितों का ध्यान रख सके, तो मुग़ल बादशाह ऐसा करने लगे कि अपने जो हितैषी व्यक्ति को यहाँ उत्तराधिकारी बनाने का प्रयास करने लगे और उनके द्वारा अपने हितैषी को उत्तराधिकारी, कृपापात्र को उत्तराधिकारी भी बनाया जाने लगा। क्योंकि मुग़ल सत्ता को चुनौती कौन दे, मुग़ल सत्ता को चुनौती देना काफ़ी मुश्किल कार्य था। तो इनके द्वारा जो अपनी मनमानी से और अपने हस्तक्षेप से जो अपने ही जो सहयोगी लोगों को उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाने लगता है। अब इससे सामंती व्यवस्था पे प्रभाव पड़ता है। इससे सामंती व्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है बात की जाए, अब बात की जाए तो मुग़ल बादशाह के द्वारा किसी व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी बना दिया है तो उसकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उनकी है। तो अब जो पहले हम देखेंगे शासकों और सामंतों के बीच जो संबंध होता था, भाई बंधुत्व का संबंध होता था, विकटकालीन परिस्थितियों में राज्य को एक अपनी जो पैतृक संपत्ति समझते हैं सामंत और चाहे शासक हो, शासक उनमें जो समकक्षों में प्रथम यानी बराबर वालों में प्रथम की हैसियत उसकी रहती थी। उसके पश्चात सामंतों का भी वही महत्व था। लेकिन अब सामंतों का महत्व धीरे धीरे कम होने लगता है क्योंकि जो शासक की निर्भरता है वह सामंतों पे कम हो जाती है। पहले तो बात की जाए तो युद्धकालीन परिस्थिति में सामंतों के द्वारा ही सैन्य सहायता पहुंचाई जाती थी, सैन्य सहायता की जाती थी और आक्रमण के समय। लेकिन अब जो ये जिम्मेदारी मुग़ल बादशाह की, मुग़ल बादशाह के द्वारा जो सैन्य सहायता की जाने लगी, अब जो सामंतों पे जो निर्भर होता था शासक, वो निर्भरता धीरे धीरे क्या होने लगी, कम होने लगी, जिससे सामंतों का महत्व घटने लगा और सामंती व्यवस्था में परिवर्तन आने लगते हैं। अब जो ये शासक होते, राजपूत शासक, ये तो मुग़ल बादशाह के प्रति अपनी निष्ठा और वफादारी प्रदर्शित करते थे और सामंतों के साथ इनके व्यवहार में थोड़ा जो बात की जाए परिवर्तन आ जाता है। अब मुग़ल बादशाह के प्रति निष्ठावान है तो अब जो इस कारण ये क्या करने लगते हैं, सामंतों की अवज्ञा करने लगते हैं, उनकी अवहेलना करने लगते हैं, उनके परामर्श। पहले तो हम देखते हैं सामंतों की सहायता और परामर्श से ही शासन संचालन किया जाता। लेकिन अब परिस्थितियां बदल जाती है। अब इन परिस्थितियों में बात की जाए तो ये राजा जो बात मुग़ल बादशाह सम्राट पर निर्भर हो जाते हैं, तो इससे ये सामंतों की जो परामर्श की क्या करने लगते हैं और अवहेलना करने लगते हैं, अवज्ञा, उनकी बातों का जो बात की जाए अवज्ञा कर दी जाती है। तो अब इस तरीके से जो अब क्योंकि इनके सर पे तो सम्राट का हाथ हो गया, सम्राट का हाथ है तो इनको काहे को डरने की ज़रूरत है, सैन्य सहायता जितनी चाहो जितनी उपलब्ध करवा देंगे। तो उन परिस्थितियों में जो विद्रोही सामंत, मान लो किसी सामंत ने विद्रोह कर दिया तो उसको सामंत के विद्रोह को दबाने में भी इनको कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि सामंतों का एकजुटता भी बात की जाए तो जो सामंतों का संगठन भी नहीं बन पा रहा था, क्योंकि मुग़ल बादशाह को चुनौती देने की जो बात की जाए साहस सामंतों में नहीं होगा। अगर इन परिस्थितियों में बात की जाए तो अब इनके द्वारा क्या किया जाने लगता है, जो विद्रोही सामंत है, विद्रोह किसी ने कर दिया तो उन विद्रोह को दबाने में मुग़ल बादशाह की सहायता लेते हुए जो सामंतों के विद्रोह को दबा दिया। अब सामंतों का महत्व धीरे धीरे कम होता चला जाता है। जैसा कि पहले हमने बात की थी कि जो इनके संबंध होते थे राजपूत शासक और सामंतों के, जो भाई बंधुत्व के आधार पे थे, अपनत्व के आधार पे जो एक ही कुल के लोग होते थे, अब वो भावना बदल जाती है यहाँ और इसमें फ़र्क आ जाता है और अब एक स्वामी और सेवक की तरह संबंध हो जाते हैं, यानी कि जो सामंत है वो सेवक की हैसियत में चले जाते हैं। इसका मतलब यही हुआ ना, इनका प्रभाव कम होता चला जा रहा है धीरे धीरे। अगर बात करो तो अब अधिकतर मारवाड़ शासकों के द्वारा क्या कर लिया जाता है, मुग़ल संरक्षण स्वीकार कर लिया जाता है। 1615 ईस्वी तक की बात करो आप तो 1615 ईस्वी तक क्या है, मुग़ल संरक्षण स्वीकार कर लिया जाता है। मुग़ल संरक्षण स्वीकार करने के पश्चात जो मुग़ल सम्राटों पे इनकी निर्भरता बढ़ जाती है और सामंतों का प्रभाव धीरे धीरे कम होता चला जाता है, उनकी हैसियत भी एक सेवक की तरह रह जाती है। अगर बात की जाए मेवाड़ जैसी रियासत ने जो संरक्षण स्वीकार नहीं किया था, काफ़ी लंबे समय तक मुग़लों के साथ संघर्ष किया, जिसकी मिसाल भी आप महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुए हल्दी घाटी के युद्ध में देख सकते हो। तो वो संघर्ष जारी रहता है, लेकिन उसमें भी जो मेवाड़ का शासक था उसकी सामंतों पर निर्भरता ज़्यादा बढ़ गई, तो सामंतों के द्वारा जो अपनी मनमानी की जाने लगी। जब वह मुग़ल संरक्षण में चले जाते हैं मेवाड़ के शासक, तो उसके पश्चात सामंतों के द्वारा जो स्वतः ही जो फैसले किए जाने लगते हैं और सामंतों के द्वारा जो सहयोग नहीं किया जाता, तो उन परिस्थिति में उसकी जो बात की जाए राज्य में अव्यवस्था और अराजकता हमें देखने को मिलती है। सामंत क्योंकि काफ़ी शक्तिशाली हो जाते हैं उन परिस्थितियों में, क्योंकि सामंतों पर ज़्यादा निर्भरता थी मेवाड़ शासक की, तो सामंत काफ़ी शक्तिशाली हो जाते हैं। तो इससे क्या राजनीतिक महत्व जो मेवाड़ के शासक का घट जाता है
और उधर मेवाड़ के शासकों के प्रति मुगलों की भी अनदेखी हमें देखने को मिलती है। जैसे कि मारवाड़ का शासक उदय सिंह था, इसके द्वारा क्या है, मारवाड़ यानी जोधपुर का शासक, इसके द्वारा जो क्या मुगल संरक्षण स्वीकार कर लिया गया। अब इसके द्वारा मुगल संरक्षण स्वीकार करने पश्चात इसके द्वारा सबसे पहला कार्य सामंतों की शक्ति को कुचलना शुरू कर दिया। सामंत जो शक्तिशाली होते थे उनको, क्योंकि अब मुगल संरक्षण इनको मिल गया था, सैन्य सहायता मुगलों से प्राप्त हो सकती है। तो 1615 ईस्वी तक सभी जो बात की जाए राजस्थान के जो राजपूत शासकों के द्वारा लगभग मुगल अधीनता स्वीकार कर ली गई, मेवाड़ जैसे राज्यों को छोड़कर। अब इन्होंने सामंती व्यवस्था में क्या परिवर्तन किया, अगर बात की जाए किसके, जो राजपूत शासकों के द्वारा। पहले तो सामंती व्यवस्था के तहत किसी भी सामंत के जो क्षेत्र को भी समय समय पर परिवर्तित किया जाता था, और उसके पश्चात बात की जाए तो सामंती व्यवस्था में जो इनके संबंध विश्वास पे ज़्यादा आधारित थे। तो अब क्या होता है कि जैसे ही ये मुगलों का संरक्षण स्वीकार हो जाता है तो सामंतों के द्वारा जो सामंतों की जागीर है उनका मूल्यांकन शासकों के द्वारा करवाए जाने लगे। अब उनको डर नहीं था, सामंतों का कोई भय नहीं था कि वास्तव में जो एक्चुअल यहाँ पे आय कितनी होती है, कितना राजस्व मिलता है, कौन जो सामंत सही ढंग से जमा करवा रहा है नहीं करवा रहा है, मूल्यांकन किया जाने लगता है। और इसके आधार पे जो मनसबदारी प्रथा, मुगलों की मनसबदारी प्रथा थी ना, जिसके तहत शासकों के जो उनके द्वारा सैन्य बल निर्धारित कर दिया जाता है, उसी तरीके से जो सामंतों की जागीरों का मूल्यांकन करवाते हुए जो शासकों के द्वारा सैन्य बल निर्धारित कर दिया, बोले तुम्हें इतने घोड़े और इतने सैनिक तो कम से कम रखने ही होंगे। तो उन परिस्थितियों में हम बात की जाए तो उनके द्वारा जो सैन्य बल निर्धारित किया जाने, यानी सामंतों का महत्व धीरे धीरे क्या होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। और सामंतों को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने का प्रयास भी किया जाता है शासकों के द्वारा। उनको पता है अगर सामंत मजबूत हो जाएंगे तो उनको चुनौती दे सकते हैं। तो इसको आर्थिक रूप से कमज़ोर करने के लिए कई तरह के जो और कर इन पे लगा दिए जाते हैं। एक तो उत्तराधिकारी कर, जो तलवार बंधाई, किसी सामंत का कोई भी उत्तराधिकारी बनेगा तो उसको तलवार बंधाई के रूप में क्या देने होंगे, जो शासक को कर देना होगा। और हम देखेंगे ये लाग बाग के तहत राजस्थान के लोगों के ऊपर जो जागीरदारों के द्वारा ये तलवार बंधाई का कर लगा दिया जाता है। कैद खालसा, हुक्मनामा, नजराना, कई तरह के नजराना, भेंट, उपहार स्वरूप ऐसे लिए जाने लगते हैं। तो आर्थिक रूप से सामंतों को कमज़ोर करने का प्रयास यहाँ शासकों के द्वारा किया जाता है। अब जैसे ये सामंती व्यवस्था, मुगल सत्ता का प्रभाव हमें देखने को लगता है। जैसे जैसे मुगल सत्ता कमज़ोर और क्षीण होती चली जाती है तो अब इनमें सामंतों में और शासकों में झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं। उसी समय के दौरान जो शासकों के द्वारा जो मराठों से सैन्य सहायता ली जाती है, और मराठों का हम देखते हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप इतना बढ़ जाता है जो आगे जाकर काफ़ी जो बुरे परिणाम, उसके दुष्परिणाम हमें देखने को मिलता है। और राजपूत शासक उनसे काफ़ी राजस्थान की राजनीति में काफ़ी हस्तक्षेप मराठों के द्वारा किया जाने लगता है। और उसके पश्चात अंत तक जो राजपूत शासकों के द्वारा जो ब्रिटिश संरक्षण को स्वीकार कर लिया जाता है। तो इस तरीके से जो बात की जाए मुगल संरक्षण का प्रभाव सामंती व्यवस्था पे हमें देखने को मिलता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में बात की जाए तो हमने देखा कि जो भारत में मुगल सत्ता स्थापित होने के पश्चात जो राजस्थान के राजपूत शासक है उनके द्वारा जो प्रचलित सामंती व्यवस्था, उस पर किस तरीके का प्रभाव पड़ता है, उस पर क्या असर हमें देखने को मिलता है। मुगलों से और इस्लामिक संस्कृति से जो इसे सामंती व्यवस्था में क्या परिवर्तन आता है हमने देखा। जिसके तहत बात की जाए तो राजस्थान के शासकों पर जैसे ही मुगल आधिपत्य मुगल आधिपत्य स्थापित हो जाता है, यानी कि राजपूत शासकों के द्वारा जो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है, उसके पश्चात सामंती व्यवस्था में हम देखते हैं कि शासकों की निर्भरता सामंतों के पे कम हो जाती है और मुगल बादशाह सम्राट पे ज़्यादा हो जाती है। इससे जो सामंतों और शासकों के संबंधों में जो अगर बात की जाए हमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि शासकों की निर्भरता अब सामंतों पे बिल्कुल कम हो गई। अब शासकों के द्वारा सामंतों की शक्ति को कमज़ोर करने का भी प्रयास किया जाता है, आर्थिक रूप से भी कमज़ोर करने का प्रयास किया जाता है। विभिन्न तरह के जो कर, तलवार बंधाई, हुक्मनामा, नजराना, ऐसे कर लगा दिए जाते हैं। और भी बात की जाए तो सामंतों की जो जागीरों का मूल्यांकन करवाया जाता है शासकों के द्वारा, और सैन्य बल जैसे मनसबदारी प्रथा से जो मनसबदारी प्रथा का असर हमें जो सामंती व्यवस्था में देखने को मिलता है कि जागीरदारों यानी सामंतों की विभिन्न जो उनकी हैसियत के अनुसार जो क्या कर दिया जाता है, उनका सैन्य बल निर्धारित कर दिया जाता है। और
मुग़ल सत्ता के पतन के पश्चात हम देखते हैं कि इनके संबंधों में तनाव आता है, इनके बीच संघर्ष शुरू हो जाता है सामंत और शासकों के मध्य। उसके पश्चात इनके द्वारा मराठाओं का संरक्षण स्वीकार कर लिया जाता है, जिससे जो मराठाओं के द्वारा अगर बात की जाए जो सैन्य सहयोग प्राप्त किया जाता है वो काफ़ी विनाशकारी सिद्ध होता है। उसके पश्चात मराठों से परेशान होकर जो राजपूत शासकों के द्वारा ब्रिटिश संरक्षण को स्वीकार कर लिया जाता है। तो इस तरीके से मुग़ल संरक्षण में हमें सामंती व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। इसके अलावा जो आपके पास शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। इतिहास विषय से संबंधित कोई भी जिज्ञासा और उत्सुकता हो उसको भी आप मुझसे साझा कर सकते हो। इसके अलावा जो अध्ययन अध्यापन से संबंधित किसी तरह की राय या सुझाव वो भी आपकी आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।